हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन क्लैक्स एकेडमी। आप लोगों का इस एकेडमी में स्वागत है। मैं प्रोफेसर कहकशां फिर एक नए क्लास में हाजिर हूँ, नए प्रश्नों के साथ। आप लोगों के स्क्रीन पे तो दिख ही रहा होगा प्रश्न। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व गौण कर दिया है? किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मानकर रस के महत्व को गौण कर दिया? किस आचार्य ने किया ये? रस के महत्व को किस आचार्य ने गौण बना दिया? किसने बनाया बताइए? तो भामा ने। ठीक है, किसने किया है? भामा ने काव्य की आत्मा मानकर रस का महत्व को गौण कर दिया है। और एक बात और आप लोग जान लें कि ये जो है, मतलब भामा जी जो हैं, भामा ने काव्य के कितने गुण माने हैं? भामा ने काव्य के 3 गुण माने हैं। कितने गुण माने हैं? 3 गुण। कौन कौन पता है आप लोगों को? हम्म एक, माधुर्य। दूसरा, ओज। तीसरा, प्रसाद। ठीक है, ओज, प्रसाद, माधुर्य, या माधुर्य, ओज, प्रसाद, ये आप लोग इस तरह से सीक्वेंस कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? एनी डाउट? कोई डाउट है? वामन ने भामा ने तो काव्य के 3 गुण माने हैं, तो वामन ने कितने माने हैं? वामन ने 20 माने हैं। कितने माने हैं? वामन ने कितने माने हैं? 20। ठीक है, वामन ने कितने माने हैं? 20। और भरत मुनि और दंडी, ये यहाँ है नहीं, मैं यहाँ लिख देती हूँ। कहाँ लिखूं? भरत मुनि, दंडी 20 माने। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वामन ने 10 माने हैं। ठीक है, वामन ने कितने माने हैं? 10। एक्चुअली मुझे पहले ये बताना था, मैंने वामन देखा तो बस वामन पे कर दी। ठीक है, भरत मुनि और दंडी ने कितने माने हैं? 20। और वामन ने कितने माने हैं? 10। और भामा ने कितने माने हैं? 3। ये यही आते हैं प्रश्न, हर बार प्रश्न यहाँ से आते हैं, आते ही आते। कोई भी एक आचार्य के बारे में पूछ लिया जाएगा, भरत मुनि के बारे या दंडी के बारे या वामन के बारे या भामा के बारे, इन चारों के बारे में आप लोगों से काव्य गुण के बारे में पूछ ही लिया जाएगा। क्लियर? इसलिए मैं यहाँ पे चारों के बारे में मैं बता दी हूँ। क्लियर? एनी गेसेस? नो? तो आगे बढ़ते हैं। मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, किस आचार्य की उक्ति है? तो यह है, कौन है सबके फेवरेट? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, है ना? क्या कहते हैं वो? मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ। नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट की बजाय मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा मैं और कुछ पंक्तियां बता देती हूँ। जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी के आप लोगों ने पीछे देखा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी के देख लें। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ठीक है, किसने कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। नेक्स्ट, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य, सामंजस्य यहाँ नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख लेती हूँ। सामंजस्य स्थापन है। किसका है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, क्लियर? क्लियर? इसे मैं इरेज कर दूं? आ गया ना समझ में? चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या हमारा नेक्स्ट प्रश्न, जब वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है, कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तो उसे क्या कहा जाता है? सभंग श्लेष वक्रोक्ति, अभंग श्लेष वक्रोक्ति, काकू वक्रोक्ति या पहेलिका? बताइए। जब कंठ पे जो ध्वनि आश्रित होती है, जो वक्रोक्ति वक्ता की कंठ पे ध्वनि होती है तो उसे क्या कहते हैं? काकू वक्रोक्ति। क्या कहते हैं उसे? काकू वक्रोक्ति। उदाहरण देखना चाहेंगे आप लोग? दिखाती हूँ। मैं सुकुमारी नाथ बनजोगू तुम ही उचित तप मो कह भोगू। मैं सुकुमारी नाथ बनजोगू तुम ही उचित तप मो कहूं भोगू। ये किस पे है? कंठ पे है ध्वनि। ये कंठ, ये वक्रोक्ति जो है, ये वक्रोक्ति वाक्य जो है, वक्ता जो है, कंठ ध्वनि पर आश्रित है। इसे ही हम क्या कहते हैं? काकू वक्रोक्ति। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? काव्यालंकार, काव्यदर्श, ध्वनि आलोक, साहित्य दर्पण। इजी है एकदम, लड्डू प्रश्न। कौन बताएगा? जल्दी बताओ। ऑफ कोर्स काव्यालंकार है। काव्यालंकार भामा। काव्यदर्श
बोलिए बोलिए, काव्य दृश्य दंडी। हम्म। ठीक है। साहित्य दर्पण विश्वनाथ। ध्वन्यालोक आनंद वर्धन। ठीक है, समझ में आया। काव्यालंकार, भामा, काव्यदर्श, दंडी, ध्वन्यालोक, आनंद वर्धन, साहित्य दर्पण, विश्वनाथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्भीली, ला लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या की जगाऊं आग। बताइए किसका? बताइए बताइए कौन है इसके? बालकृष्ण शर्मा नवीन जी के हैं। सही है। नहीं धत, क्या बात करते हैं आप लोग, बोल दूं तो मान लोगे? माखन लाल चतुर्वेदी जी, ये स्वाधीनता पे बहुत सारी लिखे हैं, याद रखेंगे, माखन लाल चतुर्वेदी। ठीक है। मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्भीली, लांग सात लांबी सदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं की आग अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगा तुझे उड़ाऊं या जगाऊं आग। वाह वाह वाह। ये है माखनलाल चतुर्वेदी जी के पंक्ति। इनके पंक्ति इसी तरह इनकी जैसे निराले होते हैं, और बहुत ही सौम्य, बहुत ही सरल शब्दों के साथ इन्होंने गठन किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रपद्यवादी कवि नहीं है? कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? याद रखेंगे, प्रपद्यवादी कवि नहीं पूछा गया है। ठीक है, प्रपद्यवादी पूछा नहीं गया, प्रपद्यवादी कवि नहीं पूछा गया, याद रखेंगे इस बात को। तो गिरजा कुमार माथुर। हम्म। प्रपद्यवादी कवि के बारे में थोड़ा आप लोग जानिए। प्रपद्यवादी कवि के प्रवर्तन कौन है? हम्म। नलिन विलोचन नलिन विलोचन शर्मा। ठीक है। अच्छा, तो इसके गठन कब हुआ था? 1956। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में प्रकाशित हुआ था। प्रपद्यवादी कविता के स्थापना बोल रही थी, सॉरी। अच्छा, ये 1956 में क्या हुआ था? नकेन के परपद्य का संकलन हुआ था। ठीक है। एक बात और, परपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। मैं बार बार यही क्यों गड़बड़ कर रही हूँ? परपद्य
वाद को नकेनवाद भी कहते हैं। जानते हैं क्यों नकेनवाद कहते हैं? चलिए, ऊपर वाला तो आप लोगों को पता हो गया होगा, उसको मिटा देते हैं, जगह नहीं हो रहा। क्योंकि आप लोग तो जानते हैं परपद्यवादी के नकी नलिन विलोचन शर्मा जी हैं। और कौन है? केशरी कुमार। और कौन है? नरेश। इन तीनों के अक्षर का पहला अक्षर लेकर के नकेन बना। न से नलिन, नलिन से ना लिया गया, केसरी से के लिया गया, नरेश से ना लिया गया, बन गया नकेन। ठीक है। और ये सब कहाँ के थे? तीनों ही बिहार के थे। ये तीनों कहाँ के थे? बिहार के। एक बात आप लोगों को और जान लेनी चाहिए। एक आप लोग सुने हैं अभी अभी परपद्यवाद। दूसरा आप लोग सुन रहे हैं प्रयोगवाद। ये दोनों का मूल अंतर क्या है? मूल अंतर क्या है बताइए। हाँ, मूल अंतर क्या है? परपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, और जबकि प्रयोगवाद प्रयोगवाद प्रयोग को क्या मानता है? साधन। समझे? परपद्यवाद प्रयोग को साध्य मानता है, प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानते हैं। समझ में आ गया परपद्यवाद की पूरी पूरी कहानी? चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं कविता। तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है, जो बाहर की वस्तु का अवलंबन लेकर फूट पड़ती है। यह कथन किसका है? जयशंकर प्रसाद, नरेश मेहता, रामधारी सिंह दिनकर, कुंवर नारायण। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? श्वेत कलम, कमल, युगे युगे क्रांति, सूरदास, बंदनी। कौन सा नाटक प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? कौन सा नाटक? सूरदास। ठीक है।
क्या है? सूरदास। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास। प्रेमचंद के प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित है। ठीक है। वीरेंद्र नारायण द्वारा कृत नाटक सूरदास के प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यास रंगभूमि के पात्र सूरदास पर आधारित। आप लोग रंगभूमि पढ़े होंगे, उसमें एक मुख्य कैरेक्टर है सूरदास, बहुत बड़ा रोल प्ले करता है वो सूरदास। उसी पर आधारित ये एक नाटक लिखते हैं वीरेंद्र नारायण। ठीक है। जबकि श्वेत कमल किसका है? हम्म विष्णु प्रभाकर। किसकी है? श्वेत कमल किसकी है? विष्णु प्रभाकर। युगे युगे क्रांति किसकी है? विष्णु प्रभाकर। श्वेत कमल कब की है? 1984। युगे युगे क्रांति कब की है? 1969। ठीक है। सूरदास तो भी बताई मैं। बंदनी कब की है? बंदनी 1979। ये भी विष्णु प्रभाकर की है। तीनों जो है यहाँ पे विष्णु प्रभाकर जी की है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम। सुखानंद, सुखानंद, नरहरियानंद, अनंतानंद, सुरानंद। कौन सा है इसमें? सीक्वेंस बताइए। बी नंबर। ठीक है। भक्तमाल किसकी रचना है? भक्तमाल नाभादास की है। किसकी रचना है? नाभादास। भक्तमाल कब की है? भक्तमाल कब की है? 1985। ठीक है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद और भावानंद। इसके बाद है भावानंद। उसके बाद कौन है? पीपा। फिर कबीर। पीपा के बाद कबीर, कबीर के बाद सेन, सेन के बाद धन्ना। ठीक है। अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, ये इनके सीक्वेंस हैं। क्लियर?
कुछ पूछना है? कहाँ से पूछना होगा? एक क्वेश्चन में जितने प्रश्न बनते हैं वो तो सब मैं दे ही देती हूँ, कहाँ से पूछना होगा ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, घर वालों का ख्याल रखेंगे, पढ़ाई करेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, खुशियाँ बांटते रहेंगे। चलिए, और मेरे चैनल को इसी के साथ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों से भर भर के सब्सक्राइब डलवाएंगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखेंगे। चलिए, बाय बाय।